इटली का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली का एकीकरण, ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। हाँ बोलिए ना। पता है कि सरकारी कंपनी नहीं है, सब सरकारी कंट्रोल में है। चाइना की सारी अथॉरिटीज चाइना की गवर्नमेंट के कंट्रोल में, एवरीथिंग, कोई भी चीज उसके अथॉरिटी से बाहर नहीं है। इसीलिए उसके यहाँ के लोग सर्च इंजन में गूगल का इस्तेमाल नहीं करते, यूसी ब्राउजर यूज करते हैं, क्योंकि सरकार का आदेश है कि यूसी ब्राउजर ही आपको यूज करना है, क्योंकि वो उनकी अपनी कंपनी है। अब आपके यहाँ सब फ्री है, कुछ भी यूज कीजिए, क्योंकि आपका कुछ नहीं है, ना आपका गूगल है, ना आपका यूसी ब्राउजर है, ना आपका क्रोम है, कुछ नहीं है। इसलिए आपका सर्वर, आपका सिस्टम तुरंत हैक हो सकता है, क्योंकि आपका डाटा सब बाहरी कंपनियों के पास है। और चाइना इसलिए करता है क्योंकि उसकी कंपनी सब उसकी अपनी कंपनी है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, और उसका डाटा सिर्फ गवर्नमेंट के पास रहता है। वहाँ सब कुछ वो अपने कंट्रोल में रखता है। बाहर की कंपनियां जो जाती हैं व्यापार करने चाइना में, वो अपनी अपने हिसाब से चलाती हैं, लेकिन उसके यहाँ की जो भी कंपनियां, उसकी पूरी मॉनिटरिंग अथॉरिटी चाइना की गवर्नमेंट के पास है। वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं देता है। और जो पूंजीपति हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, वो भी सरकार के कंट्रोल में काम करते हैं। हमारे देश के ऐसा नहीं होता, मर्जी से कर रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। वो वहाँ वो पूरा सोशलिस्ट है, और इस हिसाब से वहाँ सारा पावर सरकार के पास है, और सरकार ही सब कुछ डिसाइड करती है। देखिए वहाँ निर्णय हो गया कि सी जिनपिंग जो होंगे वो 2035 तक राष्ट्रपति रहेंगे, उनको कोई हटाएगा नहीं। ये निर्णय हो गया चाइना में। रसिया में एक निर्णय हो गया कि 2036 तक व्लादिमीर पुतिन को उनके पद से कोई नहीं हटाएगा। वहाँ चुनाव वनाव नहीं होता है, एक कमिटी है, कमिटी अपना डिसाइड कर ली, और सबको मानना है। कमिटी ने अपना डिसाइड कर लिया कि हम इनको बना रहे हैं, 15 लोगों की समिति है, समिति ने डिसाइड कर लिया, कम्युनिस्ट रूल है, एक ही पार्टी है, वही सत्ता में रहेगी, उसी का नेता बदलते रहेगा भले। अब देखिए व्लादिमीर पुतिन कब से शासनाध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं, इधर सी जिनपिंग भी। और हमारे यहाँ देखिए बदलते रहता, चुनाव होता है, चुनाव में अगर सरकार बदल गई तो फिर सरकार बदल गई, चुनाव में सरकार जो है सो चेंज हो जाती है ना। लेकिन उनके यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है। प्रोसीड। इटली का एकीकरण देंगे, इटली का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। लिखेंगे कि एकीकरण के पूर्व इटली, एकीकरण के पूर्व इटली, एकीकरण के पूर्व इटली एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र था, एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र था। और अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, और अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। लेकिन कुछ प्रगतिशील लोगों ने कुछ प्रगतिशील लोगों ने इटली के एकीकरण की बात की। ठीक है, देखिए इटली, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इटली के जो इटली अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, और उसमें एक राज्य था
सार्डिनिया, पिडमोंट। तो इसी राज्य के नेतृत्व में एकीकरण का मुद्दा उठा था, मतलब कि इसी राज्य के नेतृत्व में इसको ये करेंगे। और यही सार्डिनिया पिडमोंट जो है भविष्य में क्या बन गया, इटली के तौर पे ये हुआ। तो इनके अंदर एकता की भावना पनपी कब, तो बटे हुए थे, एकता की भावना पनपी नेपोलियन बोनापार्ट के वजह से। नेपोलियन क्या किया था कि पूरे यूरोप को एक करने की कोशिश कर रहा था और एक करके एक छत्र राज्य करने की कोशिश कर रहा था। तो जो इटली जो अलग अलग जो बटा हुआ था सबको एक कर दिया था वही, तो एक किया था जबरदस्ती। लेकिन उस संजोगवश जब लोग एक हुए थे तो उनको एकता का महत्व पता चला, उनको समझ में आया कि एक रहने का क्या फायदा है ना, किस तरीके से अपनी संस्कृति के लोग आपस में बटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो बेस डाला था, जो एक सोच डेवलप किया एकीकरण का, वो सोच डेवलप किया कौन, नेपोलियन। नेपोलियन ने एक सोच डेवलप की, एक थिंक डाला कि इस हिसाब से चीजों को किया जा सकता है। ठीक है, आगे लिखेंगे। कि इटली के एकीकरण में रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले किसने किया था रोल, तो रेलवे ने किया था। ठीक है, रेलवे की भूमिका रही इसके एकीकरण में, रेलवे की भूमिका रही। जब रेलवे ने यहां इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसके यूनिफिकेशन में, तो आप देखेंगे किस प्रकार से चीजें बदली और चेंज हुई। कि जब यहाँ रेलवे के माध्यम से क्या था कि इटली के एकीकरण के लिए बहुत सी छोटी छोटी समितियां बनी थी, और इनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण समिति थी कार्बोनेरी, है ना, जो इटली के एकीकरण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। क्रांतिकारी संस्था ही थी कार्बोनेरी, लेकिन ये उस इटली के एकीकरण के राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो आवागमन का सुविधा हुआ कैसे, रेलवे के माध्यम से, कि लोग यहाँ से वहाँ कहीं भी पहुँच सकते थे और एकीकरण की बात कर सकते थे। इसलिए इटली के एकीकरण में संसाधन के तौर पे सबसे ज्यादा जो भूमिका प्ले किया वो किया रेलवे ने। नेक्स्ट लिखेंगे कि इटली के एकीकरण में नामक क्रांतिकारी संस्था 1831 में 1831 में स्थापित हुई थी। ठीक है, अब देख, इसका नेता था मेजनी ना, देंगे इसके प्रमुख लीडर थे मेजनी। ठीक है, देखिए, और मेजनी ही इसको लीड कर रहा था। ठीक है, इसको कार्बोनेरी को लीड कौन कर रहा था, मेजनी। पूरा नाम था जोसेफ मेजनी, है ना, तो ये लीड कर रहा था। हालांकि इसकी जो स्थापना मूल तौर पे हुई थी वो 1815 में ही हो गई थी। ठीक है, कार्बोनेरी की स्थापना 1815 में ही हो गई थी। 1831 तक ये मुख्य तौर पे इसके नेतृत्व में काम कर रही थी, मेजनी के नेतृत्व में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मेजनी को इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का, मेजनी को, हाँ अगला पॉइंट, इटली में मेजनी को राष्ट्रीय आंदोलन का पैगंबर कहा जाता है।
इन्हीं को इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का पैगंबर कहा जाता है। इसने युवा इटली नामक संस्था की स्थापना की थी। इसने युवा इटली नामक संस्था की स्थापना की थी। इसके सदस्यों ने मजदूरों और गांवों इसके सदस्यों ने मजदूरों और गांव तथा नगरों के बीच जागृति फैलाई थी। ठीक है, तो इसने जो संस्था बनाई थी उसका नाम क्या था? युवा इटली, है ना, यंग इटली भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसने बनाया था। ठीक है, तो ये तो एक महत्वपूर्ण कड़ी था इटली के एकीकरण का, मेजनी। इसके अलावे इटली के एकीकरण के दो और कड़ी थे, गैरीबाल्डी और काबूर, है ना, ये लोग भी महत्वपूर्ण कड़ी थे। हैं? गैरीबाल्डी और काबूर क्या? हाँ, नाविक था। तो गैरीबाल्डी और काबूर, ठीक है, काबूर प्राइम मिनिस्टर था। तो ये लोग प्रभावित हुए 1848 की क्रांति से। और 1848 की क्रांति कहाँ हुई थी? फ्रांस में। वहां 1688 में हुआ था ना। 1848 में फ्रांस में क्रांति हुई थी। और 1848 की क्रांति से प्रभावित हुए लोगों ने अब ये निश्चय कर लिया कि हमें किसी भी तरह से इटली का एकीकरण करना है, और इसके लिए उन्होंने प्रयास करना शुरू कर दिया। देखेंगे आगे कि 1848 ईस्वी की क्रांति, 1848 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव भी 1848 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव भी इटली के एकीकरण पर पड़ा। ठीक है, पड़ा, जिसमें काबूर और गैरीबाल्डी काबूर गैरीबाल्डी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। काबूर और गैरीबाल्डी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गैरीबाल्डी एक नाविक था और काबूर प्राइम मिनिस्टर। जी लिख लीजिए, गैरीबाल्डी एक नाविक था और काबूर प्राइम मिनिस्टर। काबूर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चलिए देखेंगे इटली के का एकीकरण 4 चरणों में पूरा हुआ था। चार चरणों में पूरा हुआ था। ठीक है, इटली का एकीकरण 4 चरणों में पूरा हुआ था। लिखेंगे प्रथम चरण।
अभी भी साउंड क्लियर नहीं है भाई। ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताइए तो। सब के लिए हुए साउंड में प्रॉब्लम है ऑनलाइन। बोलिए साउंड अभी क्लियर नहीं जा रहा है। नहीं है सर, नहीं क्लियर है। हम्म? है? हाँ वो कह रहा है क्लियर आवाज नहीं जा रहा है। मैनेजमेंट टीम को कॉल कर लीजिए, बोलिए कि आवाज नहीं जा रहा है क्लियर। है? जा रहा है आवाज, क्लियर नहीं जा रहा है, ये वो लोग का इश्यू है, क्लियर का प्रॉब्लम। नेक्स्ट, प्रथम चरण इटली का एकीकरण 4 चरणों में हुआ। प्रथम चरण लेंगे इटली के एकीकरण का प्रथम चरण लिखेंगे 1848 ईस्वी के बाद 1848 ईस्वी के बाद पिडमांट और सार्डिनिया, इसको सार्डिनिया पिडमोंट भी कहा जाता है, पिडमांट और सार्डिनिया का राज्य, पिडमांट और सार्डिनिया का राज्य इटली के एकीकरण का केंद्र बन गया। इटली के एकीकरण का केंद्र बन गया। काउंट वहां का प्रधानमंत्री था, काउंट यहीं का प्राइम मिनिस्टर था ना, सार्डिनिया पिडमोंट का। काउंट कहे या काबूर, इसी को काउंट या काबूर कहा था, एक ही आदमी, ठीक है। काउंट यहाँ का प्रधानमंत्री था, ठीक है। इसने, हाँ इसी में, इसने आंतरिक सुधारों द्वारा, इसने आंतरिक सुधारों द्वारा आंतरिक सुधारों द्वारा पिडमोंट को शक्तिशाली बनाया। पिडमोंट को शक्तिशाली बनाया और इसने क्रीमिया के युद्ध में, याद है क्रीमिया का घटना बताया था मैंने आप लोगों को, क्रीमिया का युद्ध कहा था ना, क्रीमिया के कीचड़ में इटली का जन्म हुआ है ना, तो वही क्रीमिया के युद्ध में, क्रीमिया के युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सहायता की। क्रीमिया के युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सहायता की और पिडमोंट सार्डिनिया को, और पिडमोंट सार्डिनिया राज्य को, पिडमोंट सार्डिनिया राज्य को एक शक्तिशाली और मजबूत राज्य के तौर पर स्थापित किया, और मजबूत राज्य के तौर पर स्थापित किया। ठीक है, तो ये क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था जी? बताया था ना, फर्स्ट ही क्लास में बताया थी सब कहानी। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? ब्रिटेन के बीच में हुआ था। क्रीमिया का युद्ध हुआ था 1853 में और तुर्की के बीच, और तुर्की को सपोर्ट किया था ब्रिटेन ने। अब ब्रिटेन के पक्ष में जाके खड़ा हो गया था कौन? ब्रिटेन के पक्ष में जाके खड़ा हो गया था यही सार्डिनिया पिडमोंट। और इसी में जब ये जाके खड़ा हो गया ब्रिटेन के पक्ष में, तो ब्रिटेन जब इस युद्ध में जीता तो ब्रिटेन ने इसको वचन दिया कि हम तुम्हारे
एकीकरण में तुमको मदद करेंगे। इसीलिए इटली को, इसलिए कहा जाता है कि क्रीमिया के कीचड़ में इटली का जन्म हुआ। अगर ब्रिटेन वचन नहीं दिया होता, ब्रिटेन अगर ये वादा नहीं करता, तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है, इसमें होता है ना कि ये युद्ध हुआ था रूस और तुर्की के बीच, लेकिन तुर्की को सपोर्ट करने आ गया था ब्रिटेन। उन्होंने आपको बताया था कि रूस का जार कहता था कि यूरोप के मरीज को मार देते हैं और आपस में बांट लेते हैं। तो यूरोप का मरीज कौन था? तुर्की। और ब्रिटेन क्या कहता था कि यूरोप के मरीज को वेंटिलेटर पर जिंदा रखेंगे, मरने नहीं देंगे, है ना। तो वही उसको बचाने के लिए वो आ गया था ब्रिटेन। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे कि काबुल और नेपोलियन के बीच, काबुल और नेपोलियन थर्ड, नेपोलियन तृतीय, काबुल और नेपोलियन के बीच प्लाम्बियर्स की संधि हुई थी। प्लाम्बियर्स की संधि हुई थी, प्लाम्बियर्स। काबुल और नेपोलियन तृतीय के बीच प्लाम्बियर्स की संधि हुई थी। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा विरोधी कौन था, जो चाहता नहीं था कि इटली का एकीकरण हो? ऑस्ट्रिया, बिल्कुल, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक। मेटरनिक नहीं चाहता था कि ऑस्ट्रिया इटली का एकीकरण हो। ठीक है, लिख लेंगे कि इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा विरोधी ऑस्ट्रिया था। इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा विरोधी ऑस्ट्रिया था। ठीक है, और इसीलिए काबुल ने किससे युद्ध कर लिया? ऑस्ट्रिया से युद्ध कर लिया। काबुल ने ऑस्ट्रिया से युद्ध किया और ऑस्ट्रिया को हरा दिया। हाँ, अगला पॉइंट लेंगे। काबुल ने ऑस्ट्रिया से युद्ध किया और ऑस्ट्रिया को हरा दिया। ऑस्ट्रिया को हरा दिया और लोम्बार्डी राज्य, और लोम्बार्डी राज्य, और लोम्बार्डी राज्य को लोम्बार्डी राज्य को लोम्बार्डी राज्य को सार्डिनिया में मिला लिया। ठीक है, तो ये सब इसके एकीकरण का फर्स्ट फेज में सब घटना घटा। ठीक है, सेकेंड फेज कहेंगे एकीकरण का दूसरा चरण, एकीकरण का दूसरा चरण। कहेंगे कि जिस समय ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सार्डिनिया पिडमोंट की सेना लड़ रही थी, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सार्डिनिया पिडमोंट की सेना लड़ रही थी, समय उस समय मध्य इटली की जनता, समय मध्य इटली की जनता ने विद्रोह कर दिया। समय मध्य इटली की जनता ने विद्रोह कर दिया। पार्मा, नाम लिखेंगे, पार्मा जगह का नाम है, पार्मा, मोडेना, टस्कनी, पार्मा, मोडेना, टस्कनी, ये शासक देश छोड़ के भाग गए।
परमा, मोडेना और टस्कनी के शासक देश छोड़ के भाग गए। ये सब छोटा छोटा राज्य था इटली के अंदर में। जनता ने विद्रोह कर दिया तो यहाँ का राजा सब भाग गया। तो ये सब परमा, मोडेना और टस्कनी, ये सब क्या हुआ, ये सब शामिल हो गया किसमें, सार्डिनिया में ना। और ये सब लिख लेंगे, ये सब शामिल हो गए, हाँ, और ये सब शामिल हो गए सार्डिनिया में। जनमत संग्रह के द्वारा, बाय द रेफरेंडम, शामिल हो गए जनमत संग्रह के द्वारा। जनमत संग्रह, पीपुल्स पोल हुआ, जनता जो वोट करती है, जनता वोट किया और टस्कनी, परमा और मोडेना की जनता ने कहा कि भाई हमको कहाँ जाना है, तो हमको जाना है सार्डिनिया, सार्डिनिया पिडमोंट में। तो इसलिए सार्डिनिया पिडमोंट केंद्र बनता चला गया। जो जो विरोधी राज्यों से निकला वो सब कहाँ चल गया, सार्डिनिया में। और यहाँ से निश्चित हो गया कि अब सार्डिनिया के नेतृत्व में यूनिफिकेशन पूरा होगा। और इसलिए कहा जाता है कि सार्डिनिया पिडमोंट जो था वो लीडर था। और यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर था काबुर, वो इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रयास कर रहा था। और इसी ने एकीकरण के विरोधी ऑस्ट्रिया के शासक मेटरनिक और ऑस्ट्रिया की सेना को हराया था। और उसके बाद वहाँ से अपनी यूनिफिकेशन की एक सिस्टमैटिक बेस डेवलप किया था। ठीक है, तो सेकेंड फेज में आप ध्यान रखेंगे कि सेकेंड फेज में क्या होगा, तो 3 राज्य जो है सो जनमत संग्रह के द्वारा सार्डिनिया पिडमोंट में मिला लिए गए। नेक्स्ट लिखेंगे तीसरा चरण। तीसरा चरण, आप देखिएगा कि इटली के एकीकरण का प्रारंभिक प्रयास मेजनी ने किया, इसलिए इसको कहते हैं एकीकरण का पैगंबर। बाद में 1848 के बाद यहाँ पे आता है काबुर, जो एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पिडमोंट नेतृत्व करता है। और पहले चरण में ऑस्ट्रिया को हराता है और ऑस्ट्रिया को हरा करके यूनिफिकेशन का प्रयास शुरू करता है। आज सेकेंड फेज में भी काबुर ही इन सबको इसमें मिलाता है। थर्ड फेज में जो एक इंपॉर्टेंट नाम आता है वो है गैरिबाल्डी। देखेंगे कि तीसरे चरण में, हाँ, एकीकरण के तीसरे चरण में गैरिबाल्डी का नाम लिया जाता है। क्योंकि 1860 ईस्वी में इसने सिसिली और नेपल्स, हाँ सिसिली, 1860 ईस्वी में इसने सिसिली और नेपल्स पर अधिकार कर लिया। नेपल्स सिसिली और नेपल्स पर अधिकार कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट, विक्टर इमैनुअल ने पोप के राज्य के 2 भागों पर अधिकार कर लिया। विक्टर इमैनुअल ने पोप, चर्च ना, जो पादरी होता था उसको पोप कहते थे। ठीक है, पोप के राज्यों के 2 भाग पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और यहां की जनता भी, यानी कि नेपल्स और सिसिली, यहां की जनता भी और पोप की जनता भी, यानी कि पोप के क्षेत्रों पर जो अधिकार हुआ था, पोप के क्षेत्र की जनता भी इटली में शामिल होने को तैयार हो गई। इटली में शामिल होने को
तैयार हो गई। ठीक है, पहला फेज में लोम्बार्डी को मिलाया गया था, दूसरा फेज में परमा, मोडेना और टस्कनी को मिलाया गया, तीसरा फेज में सिसिली और नेपल्स को मिलाया गया और पोप के राज्य को मिला लिया गया। ठीक है, 3 चरणों में इस तरह के स्थिति बनी। चौथा चरण इटली के एकीकरण का चौथा चरण। अब लगभग तीसरे चरण तो लोग शामिल हो गया था, लेकिन 1-2 प्लेस था जो अभी शामिल नहीं हुआ था, और वेनेसिया ये अभी शामिल नहीं हुआ था। लिखेंगे चतुर्थ चरण में, 4th फेज में क्या हुआ, रोम और वेनेसिया इटली से बाहर थे। अठारह सौ साठ इकसठ में वेनेसिया पर अधिकार कर लिया गया। वेनेसिया 1860-61 में वेनेसिया पर अधिकार कर लिया गया। और 1870 ईस्वी में रोम पर अधिकार कर लिया गया। हाँ, और 1870 ईस्वी में रोम पर अधिकार कर लिया गया। और 1871 ईस्वी में, हाँ, और 1871 ईस्वी में इटली को, या इटली के नेतृत्व में, 1871 ईस्वी में इटली के नेतृत्व में रोम को राजधानी बनाया गया। रोम को राजधानी बनाया गया और रोम को राजधानी बनाया गया और रोम को राजधानी बनाया गया और पूरी तरीके से 1871 में इटली का एकीकरण पूरा हुआ। एग्जैक्ट डेट है 20 सितंबर 1871, जब रोम को इटली की राजधानी घोषित की गई। वो इटली की जो राजधानी घोषित की गई, इसका एग्जैक्ट डेट है 20 सितंबर 1871। 20 सितंबर 1871। ठीक है, हाँ, इटली का राजधानी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी चीजें यहां पे हुई। क्लियर है? नेक्स्ट लिखेंगे, इटली के एकीकरण में, एक शॉर्ट हेडिंग बनाएंगे अलग से। इटली के एकीकरण में काबूर का योगदान। काबूर ने क्या क्या किया है, स्पेशली योगदान। हाँ, इटली के एकीकरण में काबूर का योगदान। ठीक है, इसका पूरा नाम है कैमेलियो बेंसो काबूर काउंट। इसका पूरा नाम है कैमिलियो बेंसो काबूर काउंट, है ना। तो इसलिए काबूर या काउंट कहीं लिखे तो उससे कंफ्यूज, कहीं कहीं पर काउंट ही लिखा रहता है और कहीं कहीं पर काबूर लिखा रहता है। तो ये 2 आदमी नहीं है, एक ही आदमी का इतना बड़ा नाम है, तो इसका तो कुछ हो नहीं है। हम लोग के यहाँ जो दक्षिण भारत में नाम सब होता है,
साउदर्न इंडिया में। इधर ना हम लोग का ना छोटा मोटा नाम से काम चल जाता है, वहाँ नाम रहता है एकदम दूधू पन्ना का, है ना। नाम बताते बताते आदमी गोवा पहुंच जाता है ना। वो धमाल मूवी कहता है बैठो, वो बेचारा लिफ्ट लेता है, लिफ्ट लेता है कि गोवा तक छोड़ दो, है ना। वो तो कहते ठीक है बैठो, बैठिएगा तो नाम बताते हैं, बोले ठीक है बताओ कोई बात नहीं। वो बताता, बोले हाँ ठीक है। बोले अरे अभी तो निकनेम है, अभी तो पूरा नाम बाकी है भाई। पूरा नाम एकदम बताते बताते परेशान कर देता है उसको, है ना। फिर वो कहता है एक काम करो भाई हमको उतार दो, दूसरा गाड़ी से चल जाएंगे, तुम्हारा नाम सुन सुन के हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे ना। लेकिन उनका नाम बड़ा सांस्कृतिक होता है। नहीं मतलब साउदर्न इंडिया आप देखेंगे, उत्तर भारत में तो स्थितियां थोड़ी हम लोग के यहाँ तो गड़बड़ हो गई हैं, आधुनिकता के नाम पर, फैशन के नाम पर, है ना। लेकिन अभी भी कल्चर जो आपको दिखता है वो दक्षिण भारत में ही दिखता है। कल्चर, इंडियन कल्चर जो वास्तव में हम लोग के यहाँ आधुनिकता के नाम पर सब छोड़ दिए हैं हम लोग, लेकिन भारतीय संस्कृति जो है वो दक्षिण भारत में एकदम आपको ट्रेडिशनल परंपरा सब जो है सो दिखेगा, है ना, चल रहा है। हम लोग के यहाँ वो सब स्थिति नहीं है। प्रोसीड। तो कैमिलियो काबूर का योगदान क्या है भाई, लिखिएगा, लिख लेंगे। ये सार्डिनिया पिडमोंट का प्रधानमंत्री था। हाँ, सार्डिनिया पिडमोंट का प्रधानमंत्री था। ठीक है, का प्रधानमंत्री था। ठीक है। इटली को ऑस्ट्रिया से मुक्त कराना, इटली को ऑस्ट्रिया से मुक्त कराना, इटली को ऑस्ट्रिया से मुक्त कराना काबूर का पहला लक्ष्य था। लक्ष्य था। और यह इटली का एकीकरण सार्डिनिया पिडमोंट के नेतृत्व में करना चाहता था, नहीं अपने राज्य के नेतृत्व में करना चाहता था, अपने राज्य से सार्डिनिया पिडमोंट के नेतृत्व में करना चाहता था। ठीक है। अब देखिए पीछे आपने एक पढ़ा था प्लाम्बियर्स की संधि, था ना। प्लाम्बियर्स की संधि काबूर ने किससे की थी? तो प्लाम्बियर्स की संधि काबूर ने की थी किससे? प्लाम्बियर्स की संधि नेपोलियन थर्ड से। हाँ, तो ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि जब ये नेपोलियन थर्ड से किया था तो अब क्या स्थिति बनी कि वहां पर नेपोलियन तृतीय ने काबूर को यह वचन दिया था कि जब तुम ऑस्ट्रिया से लड़ोगे तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे। तो ये बहुत अच्छा डिप्लोमेट था। कौन? काबूर। तो काबूर सोचा कि इटली तो छोटा सा राज्य है और इसका एकीकरण तभी हो सकता है जब कोई बड़ा आदमी हमारा सपोर्ट करे। तो बड़ा आदमी का सपोर्ट तो एक संधि कर लिया फ्रांस से। अब देखा कि यूरोप का सबसे बड़ा आदमी कौन है? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन को कैसे सपोर्ट में लिया जाए? गांव में भी आप देखते हैं क्या होता है, कमजोर आदमी सब जो रहेगा वो क्या चाहता है? चाहता है कि हम को ताकतवर आदमी से दोस्ती हो जाए। गांव के मुखिया के पास जाकर रोज बैठेगा, कहे भाई हमारा मुखिया जी हमरा जानते हैं, मुखिया जी हमरा। तो इससे क्या होगा कि आसपास का आदमी उसको नहीं बोले। देखते हैं आजकल आदमी कहीं जाता है, कहीं गया, कोनो विधायक के साथ खड़ा हुआ तो तुरंत मार देगा सेल्फी, है जय जय। तो कोनो विधायक के पास गया वो फोटो मार देगा, सांसद के पास गया फोटो मार देगा, है ना। मंत्री के साथ कोनो अधिकारी के पास गया फोटो मार देगा, मार के लगा देगा
आपके पीछे साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी क्या है? प्रभाव बढ़े। हम तो भले आईएएस नहीं हैं, कोई बात नहीं, हम आईएएस के साथ हैं, इससे कम से कम भौकाल टाइट रहे, है ना। हाँ, नेता भाई हम भले विधायक नहीं, लेकिन विधायक हमारे चाचा हैं, ठीक है नहीं, कहता नहीं, दूर के तब गए चाचा हमारे विधायक हैं, तो चाचा विधायक, अब पगला विधायक जी से परचो नहीं है, तब वो कहेगा कि चाचा हमारे विधायक हैं। हाँ, तो ऐसा स्थिति बनता है। लेकिन इस सब के साइकोलॉजी क्या है कि लोगों के ऊपर में एक साइकोलॉजी कायम की जाए, लोगों को लगे कि ये प्रभावकारी आदमी है, प्रभावी है, निष्प्रभाव नहीं है। इस तरह का सीन और सिचुएशन बनाने का कोशिश किया जाता है, ठीक है। वही काबूर सोचा कि ये तो हम संधि कर लिए फ्रांस से, अब क्या करें, तो ब्रिटेन का मदद ले। तो झगड़ा तो इसका था ही नहीं, क्रीमिया का युद्ध, आ जाकर के झूठो लाठी लेके भाजने लगा, क्योंकि पता था कि हमारा लाठी से तो कोई मरेगा नहीं, लेकिन कम से कम इसको, इंग्लैंड को तो लगेगा कि ये मेरे फेवर में ही आया है। बड़ा आदमी कहीं अगर झगड़ा कर लेता है तो गांव का सब आदमी उसके पीछे चल जाता है, अरे हाँ कह रहे हम लोग आपके साथ ही हैं, क्योंकि पता है कि कोई मैटर होगा तो अपना संभालिए लेगा। हम जो इसके साथ चल गए, अभी जीवन भर इस बात को याद रखेगा कि भाई हमारा मदद किया था। यही उसका साइकोलॉजी था। तो सोचा कि मदद कर देते हैं। तो मदद क्या, वो सोचा था कि इटली के एकीकरण का मुद्दा को ऐसा इंटरप्रेट करते हैं कि पूरे ब्रिटेन का, मतलब पूरे यूरोप का मुद्दा बन जाए, अब पूरा यूरोप का ध्यान आकर्षित करते। तो पहला वो फ्रांस को विश्वास में ले लिया, और क्रीमिया के युद्ध में इंग्लैंड को विश्वास में ले लिया। क्रीमिया के युद्ध के बाद इंग्लैंड पूछा कि भाई तुमको क्या चाहिए, तुम क्या इसमें आयल था, तुम क्या अलग गदा चला रहा था भाई। बोला हमको कुछ नहीं चाहिए, हम चाहते कि हमारा देश का एकीकरण हो जाए। बोला एकीकरण में कौन बाधा है, तो बोला एकीकरण में 2 बाधा है, एक तो ऑस्ट्रिया बाधा है, एक फ्रांस भी बाधा है। जबकि फ्रांस से मदद ले लिया ऑस्ट्रिया के खिलाफ। अब फ्रांस कहां पर बाधा बन रहा था, इटली में, प्रॉपर इटली में। इटली का जो रोम है, तो वहां पे आप देखेंगे कि चर्च वहीं पर था, और वो जो इटली था वो सीधे कंट्रोल में था फ्रांस के, क्योंकि वो प्रोटेक्शन दे रहा था किसको, पोप को। अब इसको था कि हमको अब सब तो खाली करवा लेंगे, नेपोलियन थर्ड से इटली कैसे खाली करवाएंगे, सेंटर है तो हमारा कब्जा में है। तो इसके लिए उसको था कि ब्रिटेन हमारा मदद करेगा। एक और काम क्या किया, उधर जर्मनी से राय कर लिया था। एक इसी साल आगे आप पढ़िएगा जर्मनी का एकीकरण, तो उधर जर्मनी भी अपना एकीकरण का प्रयास कर रहा था। तो एक काबूर जाके बात कर लिया बिस्मार्क से। अब बिस्मार्क को कहा कि देखो एक काम करो भाई, फ्रांस के पास इटली भी था, अब फ्रांस के पास एक और जगह था अल्सास लॉरेन, जो जर्मनी का क्षेत्र था। आई दोनों किसके कंट्रोल में था, फ्रांस के। तो इटली ने कहा जर्मनी को कि काम करो, तुम आक्रमण कर दो फ्रांस पर। तुम जब आक्रमण करोगे तो फ्रांस तुमसे लड़ने में उलझ जाएगा, और जब लड़ने में उलझेगा तो उसकी जो सेना पोप के सुरक्षा के लिए इटली में रखी गई है, तो अंतिम में उस सेना को भी बुला लेगा अपने पास। तो ऐसे में पोप वहां मिल जाएगा क्या, खाली। अब वहां कोई सेना रहेगी नहीं, तो हम आराम से इटली कब्जा कर लेंगे। और जब हम इटली कब्जा कर लेंगे तब हम फ्रांस पर हमला करेंगे। हम जब हमला करेंगे तो हमसे लड़ने के लिए फ्रांस जब अपना पूरा सैनिक भेज देगा, तब तुम जाके अल्सास लॉरेन कब्जा कर लेना। तो दोनों जो है वो एक दूसरे को क्या किया, साधने का कोशिश किया। ये होता है डिप्लोमेसी, कूटनीति। कैसे आपको केवल लड़ना ही बड़ा नीति नहीं होता है, रणनीति बनाना बहुत बड़ा नीति होता है। कोई आदमी केवल लड़ने से जीतना होता तो सब लोग जीत जाता, रणनीति बड़ा स्थिति होता, पढ़ने से सिलेक्ट हो जाता तो सब लोग सिलेक्ट हो जाता। हर चीज में स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज में, एवरीवेयर। कुछ भी कर रहे हैं तो अगर रणनीति आपके पास नहीं है तो फिर समझिए कि मैटर गड़बड़ है। नेक्स्ट, लिखेंगे कि काबूर ने इटली के एकीकरण के विषय को ठीक है, इटली के एकीकरण को पूरे यूरोप का मुद्दा बना दिया।
और क्रीमिया के युद्ध में ब्रिटेन का पक्ष लेकर के इटली की अंतर्राष्ट्रीय छवि बना दी। पक्ष लेकर इटली के मुद्दे को क्या लिखें पूरा लाइन, मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में ला दिया। हाँ, छवि में अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में ला दिया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि काबुल अपनी कूटनीति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखेंगे गैरिबाल्डी। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का योगदान। ठीक है, एक गैरिबाल्डी एक नाविक होने के साथ साथ घोर राष्ट्रवादी था। घोर राष्ट्रवादी समझ रहे हैं ना? घोर राष्ट्रवादी मतलब कि राष्ट्र के लिए सोचता था, राष्ट्र के लिए ये करता था, घोर राष्ट्रवादी था। इसीलिए इसने एकीकरण के लिए प्रयत्न किया। इसीलिए इसने एकीकरण के लिए भी प्रयास किया। 18 फरवरी 1861 ईस्वी 18 फरवरी 1861 ईस्वी में सार्डिनिया में 1861 ईस्वी में सार्डिनिया में नवीन संसद का उद्घाटन किया। नवीन संसद का उद्घाटन किया और नेपल्स और सिसिली, हाँ नेपल्स, वही जो ऊपर पहले लिखे थे आपने, नेपल्स और सिसिली पर, नेपल्स और सिसिली पर मई 1861 तक पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। नियंत्रण स्थापित कर लिया। नेक्स्ट मेजनी, मेजनी का योगदान। मेजनी का योगदान, मेजनी पूरा नाम जोसेफ मेजनी। मेजनी इटली के एकीकरण का
प्रारंभिक केंद्र था, मतलब सूत्रधार कौन था? मेजनी था। इटली के एकीकरण का प्रारंभिक केंद्र था, इनिशियल सेंटर, प्रारंभिक केंद्र था। और सबसे पहले इटली को अत्याचारी शासनों से मुक्त कराने का प्रयास, सबसे पहले इटली को अत्याचारी शासन से मुक्त कराने का प्रयास इसी के द्वारा किया गया। अत्याचारी शासन से मुक्त कराने का प्रयास इसी के द्वारा किया गया। यह इटली में गणतंत्र की स्थापना चाहता था। यह इटली में गणतंत्र की स्थापना चाहता था, रिपब्लिक। यह इटली में गणतंत्र की स्थापना चाहता था और क्रांतिकारी संस्था कार्बोनेरी, क्रांतिकारी संस्था कार्बोनेरी का नेतृत्व कर रहा था। और क्रांतिकारी संस्था कार्बोनेरी का नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, क्रांतिकारी संस्था कार्बोनेरी का नेतृत्व कर रहा था और इसे युवा इटली की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है। श्रेय भी दिया जाता है। श्रेय भी दिया जाता है। ठीक है, देखिए तो मेनली जो इटली के एकीकरण के 3 सूत्रधार हैं वो कौन है? गरिबाल्डी और काबूर। ठीक है, 4 चरण में हुआ है। चारों चरण में आपने देखा कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई। और इसमें एक आदमी और थोड़ा हेल्प किया था, विक्टर इमैनुअल, जिसको आपने देखा कि विक्टर इमैनुअल का भी हेल्प था, जिसमें खास करके विक्टर इमैनुअल थोड़ा लास्ट में आया। और यही नेपल्स और ये सारी जो चीजें हुई, खास करके रोम में पोप का जहां पर शासन था, तो पोप के 2 राज्यों को कंट्रोल में लाने का काम जो है वो विक्टर इमैनुअल के द्वारा किया गया था। और इसके माध्यम से 1871 में ये पूरा का पूरा जो है वो कंप्लीट हुआ था, इटली का यूनिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जर्मनी का यूनिफिकेशन, जर्मनी का एकीकरण है। घर जाने का मन कर रहा है? जर्मनी का एकीकरण है ना, जर्मनी का एकीकरण कल, आज नहीं, कल आप लोगों को पढ़ा करके तब, हाँ कल पढ़ा के है, नहीं खत्म होगा तो फिर आगे खत्म करेंगे, है ना? है अब देखिए, अब हम जो है ना मतलब अति कर रहे हैं, मतलब घर वालों के साथ, है ना? कोई बोल नहीं रहा है वो अलग बात है, मतलब बोल तो रहा ही है लेकिन अलग भाव से बोल रहा है। नहीं कि अब लोग कहते हैं कि अगर काहे के लिए आइएगा, रहिए आराम से। वो लोग कहते हैं कि सीधे आइएगा, आकर के देख लीजिएगा दुल्हन को, उसमें क्या है। तो हम भी बोले कि हम तो देखे हुए हैं, तो देखना क्या है ना? हाँ, रिसेप्शन है 29 को, है ना? तो बोला कि हमले तो आप लोग आ जाइए, आप लोग वापस, तभी हम अपना ये है। लेकिन अब संबंधों की अपनी एक मान्यताएं हैं और साथ ही उसकी मजबूरियां भी हैं। पटना का मैटर नहीं ना है, मैटर कलकत्ता का है ना? ये सबसे बड़ा दिक्कत है। घर ही पे रहता तो कोई दिक्कत ही नहीं होता। अब 2 दिन तो 1 दिन तो बस ऐसे ही आने जाने में बर्बाद हो रहा है, बस जाइए फिर आइए, है ना? इस चक्कर में बर्बाद, टाइम किल हो रहा है। ठीक है, तो मैटर बहुत दूर चल गया ना है।
बिहार में नहीं हुआ कि मैटर दूसरा था, नहीं समझे। अब वो अब वो वहीं पे जॉब कर रहे हैं भाई साहब, है ना। तो वो जिस डिपार्टमेंट में है, तो उसी डिपार्टमेंट में उनको कोई पसंद आ गया। अब योग अच्छा रहा कि सब कुछ मैच किया, मैंने रॉन्ग नंबर डायल नहीं हुआ, है ना, है ना। तो नहीं तो रॉन्ग नंबर डायल उन्होंने नहीं किया, तो हम तो पूछ लेके लगता है सोच समझ के नंबर लगाया था, है ना, कि प्रपोजल पास तो हो ही जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो सारी फैमिली है यहीं की, वैशाली की ही है लोग, सब लोग। लेकिन वैशाली में कोई यही सर का एक गांव है ना, क्या नाम है? हाँ वही उसी के पास है, क्योंकि पूरी फैमिली उनकी वहीं रहती है ना। मतलब यहाँ पैतृक घर है लोग यहीं का, लेकिन रहता है सब वहीं कलकत्ता में। तो अब हुआ कि भाई वहीं करेगा। तो हम लोग, हालांकि जब हम लोग को बुलाया तो हम लोग भी बुला लिए थे, हम लोग आ जाओ भाई उस दिन, वो तिलक का जो कार्यक्रम तुमने, तुम भी आओ भाई फिर कलकत्ता से। वैशाली के तो बहुत से लोग हैं, है ना, है। मतलब वैशाली के बहुत सारे विद्यार्थी जो है, ठीक है न, वैशाली के, अब चूंकि डायरेक्टर साहब यहाँ के वैशाली के हैं, है ना, रंजीत सर वैशाली देसरी के हैं। हाँ तो, है नहीं नहीं, देसरी देसरी गांव है। हाँ पता नहीं, मैं तो गया नहीं हूँ, है ना, लेकिन देसरी ये है। खैर चलिए, तो कल तो किस तरह से आप लोग का सोच रहे हैं कि कल से 12 से 3 तक 3 घंटे का क्लास वर्ल्ड हिस्ट्री का ही रख देंगे, है ना। और 3 बजे आपका ले करके, और फिर यहाँ से आए आने अब नहीं, बीच में नहीं रहिएगा, है ना। हम बस मैंने वहाँ भी बोल के उधर, फिर वहाँ से मैं गांव नहीं जाऊँगा, वहाँ से सीधे पटना ही आ जाऊँगा, ठीक है। हाँ सीधे पटना ही, वहाँ नहीं, आप लोग उधर अपना उतारते रहिएगा, है ना, हम अपना इधर उतर जाएंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, उसके हिसाब से मैं, लेकिन अब दिक्कत ये हो रही है कि उस दिन नाइट में उधर से कोई ट्रेन ही नहीं है यहाँ के लिए, है ना। हाँ तो अब वही है, तो अब बाई कैलकाटा से, हाँ 27 को तो आई विल ट्राई कि मतलब आ जाए। रात में नहीं है, मतलब रात को जैसे कि, तो रात में अब साइड में देखिए क्या हो, स्थिति क्या है। स्थिति ऐसी है कि 26 को ही शादी है, ठीक है, तो 26 को रात भर तो लगेगा। तो हालांकि मैं सोच रहा था कि मिडनाइट में कोई गाड़ी होती तो मिडनाइट में निकल जाता वहां से, और 9 बजे ही निकलना ठीक नहीं रहेगा, है ना। कोई है नहीं, बहुत चेक हो गया, बहुत से लोगों ने चेक किया है, मैनेजमेंट ने भी चेक किया हुआ है। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद सिर्फ सुबह में है, तो वही फ्लाइट दूसरा विकल्प बचता है ना, तो उसके हिसाब से हाँ तो, हाँ देखिए अगर फ्लाइट मिल जाता है तो 27 को ये हो जाएगा। हाँ तो मिल मतलब तो मैनेजमेंट वालों को बोलेंगे कि भाई देख लीजिए, है ना हाँ हाँ ट्रेन ट्रेन का तो कोई इशू नहीं है, ट्रेन का तो देखिए बस टाइम पे मिलना चाहिए, टिकट का भी नहीं, कि बहुत सारा विद्यार्थी सब है जो टीटी है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कहीं ना कहीं कोई फ्रेंड मेरा IITS है यहीं पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या है कि गाड़ी होना चाहिए, है ना, गाड़ी रहे तभी आपका कोई बुद्धि काम कर सकता है, गाड़ी ही नहीं तो फिर देखो यार, फिर उसके बाद एक ही विकल्प बचता है आपका फ्लाइट का। तो हालांकि ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं होगा, कल तो लेके ही जा रहे हैं 26, कल 24 है ना, 25 और 26, 25 और, हाँ कल 24 है ना, कल 24 है। हाँ तो कल तो आप लोग का लेके ही जाएंगे, है ना। और फिर 25 और 26 है, तो 25 और 26 को, 26 के रात तक किसी तरह 26 को मॉर्निंग में लेकर के और यहाँ पे आने का ट्राई करेंगे, हैं बाद में
देखते हैं 3 बजे एक गाड़ी है यहाँ से पाटलिपुत्रा। हाँ। अभी गाँव ना जाना है जी। चलिए। हाँ बिल्कुल 11 12 में सब ये आपका 11 12 6 मतलब 8 9 10 और आपका 11 12, ठीक है, मतलब 8 नहीं 9 10 11 12 ये सबका चल रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको 9 10 में भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, 11 12 में भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। हाँ 12 मतलब 11 12 में इंडियन का तीनों एंशिएंट मेडाइवल मॉडर्न तीनों है, और 6 9 10 में केवल वर्ल्ड है। 9 10 मतलब 9 10 का जो मतलब 9 10 का जो सब्जेक्ट है उसमें केवल पढ़ना होता है वर्ल्ड हिस्ट्री ही। ये सिलेबस में आपको डाले हुए हैं। आप जब पढ़ाने जाइएगा अपने स्कूल में तो 9 10 में आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ाइएगा, 9th में आपको खाली वर्ल्ड डे पढ़ाना है, 10th में 7 है एंशिएंट हिस्ट्री, 8 है आपका 6 है एंशिएंट हिस्ट्री, 7 है मेडाइवल हिस्ट्री, 8 है मॉडर्न हिस्ट्री। एनसीईआरटी उठाइएगा तो यही क्लासिफिकेशन है। क्लास 6 में प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन इतिहास, क्लास 7 में मध्यकालीन इतिहास, क्लास 8 में आधुनिक इतिहास, और 9 10 में विश्व इतिहास। अब फिर जब 11th में आइएगा तो इंडियन हिस्ट्री है तीनों पार्ट, और फिर आप 12 में मॉडर्न हिस्ट्री है आपका पूरा, मतलब एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न वर्ल्ड तक पूरा वहां पर वो सारा चीज है। तो हाँ 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 तब हाँ 6 to 8 9 10 में। तो 9 10 में लेकिन आपका सिलेबस में जो ये है उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री है केवल, तो अब उसको क्वेश्चन एनहांस करना होगा तो उसमें डाल दिया, क्योंकि अब जो 9 10 में जाएगा वो तो 6 7 8 पढ़ा ही होगा ना। ये भी कंसेप्ट है होगा आयोग का कि जो 9 10 में का दे रहा है वो 6 7 8 तो पढ़ा होगा। तो हाँ तो एंशिएंट तो मौर्य काल पूरा बिहार ही है ही, मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्रा ये सब, ठीक है। तो देखिए एक आध क्लास एंशिएंट और मेडाइवल पे भी रखेंगे जो बिहार ओरिएंटेड होगा, और ऑल ओवर हिस्ट्री पर भी मतलब जो कनेक्टेड होगा, है ना। जैसे कि आप जो आपका ये है अपना एंशिएंट हिस्ट्री में मौर्य हो गया, गुप्ता हो गया, क्योंकि गुप्ता का भी सेंटर बिहारी है, गुप्त काल का भी सेंटर बिहारी है, मौर्य और गुप्त पूरी तरह से बिहार है, और बौद्ध और जैन भी बिहार ही है। इनका ज्ञान प्राप्ति, इनका जो भी घटना दुर्घटना घटा वो सब क्या है, सब बिहार ही है। तो बिहार स्पेसिफिक जो है ना उसको हम लोग वहां पे इसको देख लेंगे, ठीक है। लेकिन जो आपका एंशिएंट और मेडाइवल तो है ही ये में कि उसको तो भी कराना ही है, लेकिन अब दिक्कत ये है कि टाइमिंग कम है। तो है नहीं, हाँ हाँ मतलब इम्पोर्टेंट अभी तो जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, ठीक है। उधर क्या होगा कि 3 3 घंटे की क्लास या 6 6 घंटे की क्लास 2 दिन में करके, है ना, 2 क्लास एनसीईआरटी पे 3 घंटे की, 3 3 घंटे की, और 2 क्लास मेडाइवल पे, जिसमें कि उसका इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर हो जाए। जैसे कि मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल ये इंपॉर्टेंट है ना, और एंशिएंट में आपका बौद्ध जैन सिंधु सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसके बाद आगे जो है सो आपका गुप्ता काल, है ना, क्योंकि गुप्त काल का भी राजधानी पाटलिपुत्रा ही था, और इसका भी आपका मौर्य काल का भी राजधानी पाटलिपुत्रा ही था। तो बिहार से संबंधित जो भी गतिविधियां रही हैं, जो भी स्थितियां रही हैं, उनको यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, ठीक है, और देख करके उसको ये कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जर्मनी का एकीकरण क्या है और किस प्रकार से है, कैसे है, ठीक है। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस मतलब अपने से एमसीक्यू का कोई एक बुक लेकर के एमसीक्यू आप स्वयं से जरूर करते रहिएगा। कोई वर्ल्ड हिस्ट्री का एमसीक्यू का बुक है कि नहीं मार्केट में, वर्ल्ड हिस्ट्री का? हाँ हाँ, तो बुक्स तो क्योंकि दिक्कत है ना कि बाकी किसी भी एग्जाम में पीटी में वर्ल्ड हिस्ट्री पूछता ही नहीं है, इसलिए मेंस में पूछता है, जैसे यूपीएससी में भी मेंस में पूछता है
मेंस में आपको GS1 में भी है, हिस्ट्री ऑप्शनल में भी है, लेकिन पीटी में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं रहता है। बीपीएससी भी नहीं पूछती है इस एग्जाम में, लेकिन आप चूंकि आप लोगों को पढ़ाना है स्कूल में, इसलिए आपको ये सब चीज को डाल दिया है? किस GS में 9-10 में? हाँ, नहीं ले लीजिएगा, लेते आइएगा, ठीक है। ओके, ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हाँ।